स्ट्रेटेजिकली आप जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इस वॉर को आप कैसे देख रहे हैं? व्हाट डू यू सी? देखिए, ये एक अमेरिका और इजराइल ने मिल के ईरान पे अटैक किया है, जबकि इनकी बातचीत चल रही थी। जब बातचीत चल रही थी तो बातचीत खत्म होने से पहले अटैक किया है, तो या तो टॉक्स में ब्रेकडाउन हो रहा होगा, हमें नहीं पता उसके बारे में। लेकिन अमेरिका इजराइल मिल करके जो ईरान में अगर अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए जो वो अचीव करना चाहते हैं, वो शायद ये था कि ईरान, जैसे उन्होंने वहाँ पर वेनेजुएला में किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप ही करके लाए वो लोग, ले आए और उसके ऑयल पे सैंक्शन लगा दी। तो चाइना का सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मतलब मेट फ्रॉम ईरान, वेनेजुएला। तो चाइना अब आजकल रेयर अर्थ मेटल्स का एक किस्म से ब्लैकमेल सा कर रहा है यूएस को। तो ये एक चीज हो सकती है। वन ऑफ द एम्स इज कि अगर ईरान का ऑयल इसके ऊपर वो डोमिनेंस हासिल कर लें अमेरिका, और उधर से वेनेजुएला का ऑयल पे ऑलरेडी उनका मतलब सैंक्शन, उनके ऊपर उनका कंट्रोल हो चुका है, तो वो कुछ प्रेशराइज कर सकेंगे चाइना को। दूसरा, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कॉरिडोर है, वो यूरोप की तरफ जो जाता है वो वाया ईरान है। चाइना, ईरान, रशिया, ये सब एक नेक्सस है, नॉर्थ कोरिया। तो ये उस कॉरिडोर को फिर वो हैम्पर कर पाएंगे। प्लस इजराइल तो हमेशा से कहता आया है, ईरान और इजराइल तो हमेशा स्वोन एनिमीज रहे हैं, वो कहता आया कि हम तो अटैक करेंगे। और इजराइल का या जूइश लॉबी का यूएस में कितनी डोमिनेंस है आप देख सकते हैं। इस बात से भी लगा सकते हैं अंदाजा कि जो इंटरलोक्यूटर्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इस वक्त, जो इस लड़ाई में जो इंटरलोक्यूटर्स हैं वो दो हैं, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, उसका अपना सन इन लॉ, दोनों ज्यूज हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी एंगल्स हैं इस अटैक में। राइट। देखना है बाकी ये है कि क्या यूएस अपने स्टेटेड और अनस्टेटेड एम्स को हासिल कर पाएगा। ये वॉर कब तक चलेगी, तो वही ये देखना बाकी है। रशिया यूक्रेन वॉर जब हुई थी स्टार्ट, तो मैं भी कई बार टीवी पैनल्स पे गया था और मैं हमें कहता था ये 2-4 हफ्ते में खत्म कर देगी, रशिया विल रोल अप यूक्रेन। हम तो ऐसे बात करते थे सारे, हम ये सोचते थे। 4 साल से ऊपर हो गया और अभी कुछ पता नहीं है। इजराइल गाजा वाला जो हमास वाला है वो भी खत्म नहीं हो रहा। लड़ाइयाँ जो शुरू होती हैं, शुरू करना एक अलग चीज है, कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन बहुत ही मुश्किल चीज है। पर डिसाइसिव क्यों नहीं हो पा रही? आपको लगता है एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें रोल प्ले कर रहे हैं? किस चीज में आप बोल रहे हैं डिसाइसिव? ईरान वाला? ईरान हो गया, या अगर रशिया यूक्रेन भी देखें तो डू यू थिंक कि जैसे मे बी अमेरिका या बाकी देश जो रशिया के अगेंस्ट हैं, दे आर सपोर्टिंग द अदर साइड, मे बी अगर ईरान के कॉन्टेक्स्ट में हम समझें? ओके, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, पहली चीज तो मेरे हिसाब से एज अ मिलिट्री माइंड जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, जैसे हम रशिया यूक्रेन के लिए कहते थे कि जल्दी में खत्म हो जाएगी, ईरान पिछले 30 साल से ज्यादा से इसी कंटिंजेंसी की तैयारी कर रहा है। जब से इराक में सद्दाम हुसैन को इन्होंने अरेस्ट किया, उसका तख्ता पलटा, फिर उसको बाद में से एक फॉक्सहोल से निकाला, जिस तरीके से इराक में सॉर्ट ऑफ एनार्की हुई उसके बाद, और अमेरिकन कितने साल तक वहां रहे, तब से ईरान को पता है कि ये हश्र कभी ना कभी हमारा होगा। वो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे गए थे इराक में, और सेम थिंग वो ईरान को कहते जा रहे हैं। ईरान के साथ, ईरान के पास तो पुख्ता सबूत हैं कि इनके पास एनरिचमेंट कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, सिर्फ वेपन नहीं है, ऑस्टेंसिबली की वेपन, न्यूक्लियर वेपन नहीं है। और तो ईरान को मालूम है कि ये हमारे पास कभी ना कभी हमारे होगा, और इसलिए उन्होंने उसकी तैयारी की। पॉलिटिकल लेवल पे तैयारी है उनकी, क्योंकि उन्होंने एक
जैसे जो लीडरशिप पहले दिन टॉप लीडर्स को मारा 40 के करीब, 40 से ज़्यादा, इंक्लूडिंग द टॉप मोस्ट मैन, लेकिन उनका एक सेकंड रंग लीडरशिप ऑलरेडी इन प्लेस थी कि अगर इसको कुछ होगा तो ये बनेगा। थर्ड रंग भी अवेलेबल है उनके पास कि इसको कुछ होगा तो ये बनेगा, तो इसलिए वो लीडरशिप पॉलिटिकल में फर्क नहीं पड़ा, हमने देखा। मिलिट्री, आई डोंट थिंक, ये मेरा मानना है, दिस इज माय व्यू, कि आई डोंट थिंक इजराइल और अमेरिका का कोई अंदाजा था कि इतना जो है ईरान इतना ठोस सॉलिड रिटेलिएशन कर पाएगा। कैसे बोल सकते हैं ये? देखिए, जो मिसाइल्स हैं जो ईरान ने टारगेट किया है इन रिटेलिएशन, सारे यूएस बेसिस जितने मिडिल ईस्ट में, सब यूएस बेसिस, सब अबू धाबी, दुबई, सऊदी, हर जगह पे उन्होंने यूएस बेसिस को टारगेट कर लिया। तो यूएस हैज नॉट बीन एबल टू डिफेंड इट्स ओन बेसिस। करेक्ट है ना? 13 सोल्जर्स हैव डाइड एंड पता नहीं कितने इंजर्ड हैं, वो तो ये हो चुका है ना। ऑलराइट, क्या इन्होंने ये वॉर गेम नहीं किया होगा कि इजराइल जब हम अटैक करेंगे तो ईरान रिटेलिएट करेगा तो किस पे करेगा? सबसे पहले यूएस बेसिस पे करेगा। इजराइल पे करता है तो 5 देश लांग के, मतलब जब ओवरफ्लाई करता है तो 5 देश हैं जिनको क्रॉस करते हुए वो इजराइल पहुंचता है, उसका मिसाइल हर जगह पे यूएस पैट्रियट्स और यूएस के सिस्टम्स लगे हुए हैं, दे आर नॉट एबल टू इंटरसेप्ट द मिसाइल, वो चला जाता है, इजराइल में लग जाता है। कल भी उनके रिफाइनरी में, हाइफा की रिफाइनरी में सेकेंड अटैक हुआ। तो मिलिटरीली जो उनका रिटेलिएशन है, मेरे हिसाब से, एज माय मिलिट्री माइंड से, इसकी शायद इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और अगर एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अगर मेरा सोचना सही है, तो फिर उनकी इंटेलिजेंस क्या थी? उनके हमेशा, ऑल ऑफ अस न्यू कि ईरान की मैक्सिमम रेंज ऑफ मिसाइल्स इज 2000 किलोमीटर्स। डीगो गार्शिया पे उनके 2 मिसाइल गए हैं या 3, 4000 किलोमीटर्स। ओके, डीगो गार्शिया इज अमेरिकन बेस, यूके और अमेरिका का एक इंडियन ओशन में जो बेस है वो ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है। तो ईरान ने क्या किया? और फिर ईरान ने अटैक किया ऑयल इंस्टॉलेशंस पे, आफ्टर यूएस बेसिस उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया। दुबई, अबू धाबी, ये बड़े ओएसिस ऑफ पीस माने जाते थे, लोग जाके इन्वेस्टमेंट करते थे, जस्ट लाइक सिंगापुर। मतलब ये अभी नो मोर, अभी तो मतलब वहां पे भी युद्ध आ गया। तो ईरान ने क्या किया है? मेरे हिसाब से ईरान ने कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपैंड किया हॉरिजॉन्टली। यूएस और इजराइल लीनियर उसी को अटैक करते जा रहे हैं ईरान के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, पोर्ट्स, और लेकिन ईरान ने एक तो एक्सपैंड किया, दूसरा चोक कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने चोक कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 30-40% ऑफ एनर्जी नीड्स ऑफ द वर्ल्ड फ्लो आउट, उन्होंने चोक कर दिया। और सब हम लोग सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स, मैं परसों पढ़ रहा था एक किसी न्यूज आइटम में कि ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स ने 1/3 अपनी बीज बोए हैं इस बारी, क्योंकि फर्टिलाइजर्स कम पड़ रहे हैं। फर्टिलाइजर्स, सल्फ्यूरिक एसिड, ये पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड से जितने मेटल एक्सट्रैक्शन होती है, एल्युमिनियम के प्लांट्स बंद हो रहे हैं दुनिया भर में, बिकॉज ये इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जब हम चिप्स बनाते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ती है, जो मेटल्स की जरूरत है, जो ईवीज हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनके लिए जितना ये कोबाल्ट, लिथियम, ये सब में जो एक्सट्रैक्शन में जो जरूरत है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स बहुत हैं। अब द पॉइंट इज, जो ओवरऑल देखा जाए, यूएस इजराइल कंबाइन, ये बाहर से जो हमने पॉलिटिकल लीडरशिप तो चेंज कर नहीं पाए। इजराइल ने मिलिटरीली मेरे हिसाब से, करेक्शन, ईरान ने मिलिटरीली मेरे हिसाब से उन्होंने बड़े बड़े अच्छे अटैक किए हैं, बड़े उनके इफेक्टिव हुए हैं यूएस के मिसाइल्स, देयर इज नो डाउट। इजराइल के भी उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे उन्होंने अटैक कर दिया। बट देन ईरान इज पुश टू अ वॉल, मतलब ईरान तो कहता है ठीक है मैं एक्सपैंड करता हूँ। उसने डीगो गार्शिया तक पहुंच गया, उसने पूरे गल्फ को इन्वॉल्व कर लिया है, सबके ऑयल फील्ड्स पे अटैक कर दिया। तो अब देखना यह है कि क्या ये आर्मी भेजेंगे अंदर यूएस, क्योंकि अब वही रह गया एक, तो उन्होंने फोर्सेस तो मोबिलाइज कर दिए हैं। अब बड़े बड़े इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इन्होंने ड्रोन से डैमेज कर दिया है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इज द बिगेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, उसको डैमेज कर दिया है।
सो इनके जो ड्रोन वॉरफेयर है वो बहुत अच्छी है। और मत भूलिए ये जीपीएस नहीं यूज कर सकते, दे आर नॉट यूजिंग जीपीएस बिकॉज जीपीएस इज नॉट अलाउड, वो तो अमेरिकन है सिस्टम, तो इनको नहीं दिया। ये तो बैदू यूज कर रहे हैं, बैदू इज अ चाइनीज थिंग। तो डिस्पाइट ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस, डिसएडवांटेजेस, जिस तरीके से ईरान इज होल्डिंग आउट ऑन इट्स ओन, बल्कि उन्होंने चोक कर दिया है। अब हमारे देश में एलपीजी नहीं मिल रही है, मतलब शॉर्टेज है। तो ये क्या है, ये दुनिया भर में मार्केट्स आर फॉलिंग। तो अब ये अगर लाएंगे ग्राउंड ट्रूप्स, बूट्स ऑन ग्राउंड जैसे कहते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर तो रेजिम चेंज होगी नहीं, रेजिम मुसाद चेंज करा नहीं पाई, या इतनी बातें हो रही हैं। तो अगर बूट्स ऑन ग्राउंड लाते हैं तो उसमें मेरे हिसाब से तो अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, चाहे वो वियतनाम हो पिछली सेंचुरी में, चाहे वो इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जहां भी जिस लड़ाई में भी गए हैं, दे हैव नॉट कम आउट वेल। तो अब देखना बाकी। एंड व्हाट अबाउट ईरान? नो वेल, ईरान इज नॉट एक्सपीडिशनरी। ईरान ने तो कभी बाहर लड़ाई नहीं लड़ी है एक्सेप्ट फॉर दीज मिसाइल्स जो पिछले साल जुलाई में भी हुए थे, उन्होंने अटैक किया तो इन्होंने भी कर दिया इजराइल पे, बट वो एक छोटी सी वॉर थी। बट इसके आगे ईरान हैज नेवर गॉन आउटसाइड देयर बॉर्डर्स। ईरान इज मतलब लुकिंग इनवर्ड। वो तो पर इनके पास अपनी आर्मी होगी ईरान के पास? ऑफ कोर्स, आर्मी ही नहीं, उनके पास बड़े स्पेशल फोर्सेस हैं, बासिज फोर्स है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो ये बड़ी जांबाज फोर्सेस हैं। इनकी सबके एक रडार से निकली हुई बात है, एक क्या नाम है, आर्टेमिस नहीं, ऐसे कोई नाम है, ए से आर्टेमिस फोर्स है जो सीरिया में है, ब्रिगेड से ज्यादा, दो या 3 ब्रिगेड्स डिप्लॉयड हैं, स्पेशल फोर्सेस। सीरिया को एक एडवाइजरी रोल में उधर सीरिया में डाला हुआ था उन्होंने अगेंस्ट सिविल वॉर, लेकिन वो असल में इनके एक्सपीडिशनरी फोर्सेस हैं बाहर। अगर वो अटैक करते हैं तो इनके फोर्सेस को तो वो शायद वहां से लॉन्च कर सकते हैं। सो दे हैव वहां पे इनके पैरा ट्रूपर्स हैं, एयरबोर्न फोर्स है, मैकेनाइज्ड ब्रिगेड है, ये सब सीरिया में है। इनके ऑयल बड़े बड़े टैंकर्स, इनके बहुत सारी ऑयल स्टोरेज मलेशिया के पास, सिंगापुर के पास, चाइना के पास। चाइना में शेंडोंग प्रोविंस में बहुत बड़े बड़े ऑयल के स्टोरेज है। यानी कि इस सैंक्शन से बचने के लिए इन्होंने पहले से ये सब किया हुआ है, तैयारी की हुई है। आर्मी भी इनकी आर्म फोर्सेस इन्होंने किए हुए हैं, सीरिया में पड़े हैं, उनके 2-3 ब्रिगेड्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईरान हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट। ईरान की आर्मी और आर्म फोर्सेस और मिसाइल्स, देखो ये दोनों लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद दे आर एबल टू विथस्टैंड। ऑन ग्राउंड अगर वॉर होती है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि यूएस सोल्जर्स भेज देता है अपने, सो ईरान ओवर पावर कर सकता है? सी, ईरान हैज अ होम एडवांटेज, यानी कि वो जाएंगे तो कहाँ, ईरान के किसी आइलैंड में या ईरान की सरजमीन पे जाएंगे। तो वो अफगानिस्तान में भी यही हुआ था, 20 साल 21 साल रहे ये लोग, क्या किया आखिर में? फिर वही तालिबान, आखिर में तालिबान को ही छोड़ के आए ना, तालिबान के को सॉर्ट आउट करने गए थे। वियतनाम में गए 19 ईयर्स, इन्होंने वो नॉर्थ साउथ की लड़ाई में लगे रहे इतने सारे, वो एट द एंड वो छोड़ के आए। उसका बड़ा फेमस सीन है जो एम्बेसी के छत से लास्ट हेलीकॉप्टर से वो अपने अमेरिकन को निकाल रहे हैं और इधर से पूरा क्राउड गेट पर आ रहा है। मैं तो वियतनाम में 3 साल सर्विस की है, मैं वो बेहतर जानता हूँ। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि वेल, अगर ये आएंगे ग्राउंड ट्रूप्स तो इसमें बहुत बड़ी फोर्स लगेगी। ये 2 ब्रिगेड से ऐसे, ये जो इन्होंने मेरे ख्याल से 2500 एक मरीन और 2500 दूसरे फोर्सेस आए हुए स्पेशल फोर्सेस, वो उनसे नहीं होगा। और टेरेन फ्रिक्शन बहुत होगा इनको, जैसे आपने कहा कि ईरान की तैयारियां हैं इन सब चीजों के लिए कि कर सकते हैं, तो हम क्या रेडी करें। ऑफ कोर्स, तो एक एक होम एडवांटेज है ना उसको, मतलब उन्होंने डिफेंड कर, बाहर ये लोग बाहर से आएंगे, उनका लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स बाहर से होंगी, उनका सब कुछ बाहर से होगा। वेयर ईरान विल हैव एन एडवांटेज, दे हैव टनल्स, दे हैव सो मेनी वेज टू फाइट।